अपील चैप्टर पढ़ने का है पूरा स्टडी मैट से, क्योंकि वो है कोर थ्योरी। सम्स आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, केस स्टडीज या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आएगा ही, लेकिन कोरली मेनली बेसिकली ये थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी टॉपिक है। तो आप इस थ्योरी टॉपिक में बोर भी बहुत जोर से होंगे क्योंकि नींद आएगी, परंतु वी विल ट्राई आवर बेस्ट एफर्ट कि आप ना तो बोर फील करें, न ही आपको कोई नींद का सवाल उठे। टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ाए कि आपको पूरा टॉपिक बहुत ही इजी 4 मिनट लगे। लेकिन एक पॉइंट तो आएगा जब आपको स्टडी मैट से वर्ड टू वर्ड पढ़ना रहेगा, वहां पे बोरियत आएगी सो आएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट देते समय, सीक्वेंस बनाते समय, चीज़ों को समझाते समय, आई एश्योर यू आपको कोई बोरियत फील नहीं होगी, विल फील वेरी गुड। लेकिन जब एक बार एक समय आएगा, एक मोमेंट आएगा जब पूरा का पूरा स्टडी मैट के 16 पेज पलटने हैं, उस समय तो भाई देख थोड़ा थोड़ा होगा प्रॉब्लम, क्योंकि 16 की 16 पेज थ्योरी है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये भी अपने इस चैप्टर के एंड पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपील और रिवीजन दो अलग अलग चैप्टर है। अपील अलग चैप्टर है, रिवीजन अलग चैप्टर। लेकिन जब एग्जाम्स में अपील या रिवीजन के क्वेश्चन आते हैं तो कई बार मर्ज करके क्वेश्चन आते हैं, यानी वो क्वेश्चन का आंसर पार्टली अपील से आएगा, पार्टली रिवीजन चैप्टर से आएगा। तो वहां पे मतलब इससे क्वेश्चन हैंडलिंग करने के पहले हम लोग चाहेंगे कि ये दोनों टॉपिक फिनिश हो जाए, क्योंकि चाहे अपील हो या रिवीजन हो, दोनों ही एक तरह की रेमेडी है अगेंस्ट द रॉन्ग ऑर्डर। कि असेसमेंट ऑर्डर गलत पास हो गया, अब उसको ठीक करना है, तो उसके दो तरीके के प्रोसीजर्स है, या तो अपील के थ्रू ठीक करा लो या फिर रिवीजन के थ्रू ठीक करा लो। तो दोनों का मर्म, दोनों का ऑब्जेक्ट, दोनों का सारांश एक ही है। इसलिए इन दोनों टॉपिक को अपने को एक साथ पढ़ने के बाद ही अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक का नाम है अपील। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अपील करने वाले हैं। रिवीजन का एक अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं तो दोनों वीडियो एक साथ आएंगे नहीं। अभी जब मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं तो दिल से दिल तक, जिसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, मैं वहीं से पढ़ाऊंगा। रिवीजन का स्टडी मैट टू वर्ड पलटने का काम अपने थोड़ी देर बाद कर लेंगे, ठीक है। अपील में 4 स्टेप है, 4 अपीलेट अथॉरिटीज है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जीएसटी की भाषा में बोल दिया, आप उसको जॉइंट कमिश्नर अपील या कमिश्नर अपील कह सकते हो। दूसरा है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, तीसरा है हाई कोर्ट एंड चौथा है सुप्रीम कोर्ट। तो 4 अपीलेट अथॉरिटी है, कमिश्नर अपील, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन चारों को एक साथ पढ़ने के बाद ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टडी मैट तो धीरे धीरे चलेगा। स्टडी मैट पहले कमिश्नर अपील पूरा पढ़ाएगा, कमिश्नर अपील पूरा पढ़ाने के बाद वो 4 पेज तक कमिश्नर अपील ही पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद वो आईटीएटी में जाएगा, फिर वो 3 पेज आईटीएटी पढ़ा रहा है, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, 1 पेज हाई कोर्ट पढ़ा रहा है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आधा पेज सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है तब तक कमिश्नर अपील पीछे से निकल जाता है और फिर ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाता है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को पहले एक बार समरी में चारों अपीलेट अथॉरिटी को एक साथ पढ़ना है, उनका मर्म जानना है, बेसिक बातें जाननी है। उसके बाद स्टडी मैट 1 बाय 1 पलटना है। यानी मर्म भी मैं बताऊंगा, दिल से दिल तक भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद स्टडी मैट भी मैं ही पलटवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आओ जाने मर्म। तेरा मर्म क्या है रे चैप्टर? आओ इधर आ जाओ। टॉपिक का नाम है अपील। देखो भैया, सबसे पहले होता क्या है, आप एक रिटर्न भरते हो। तो आपने रिटर्न भर दिया, आपने रिटर्न भर दिया। रिटर्न भरने के बाद ये तो पक्का है कि आपका समरी असेसमेंट होगा, क्योंकि समरी असेसमेंट 100% रिटर्न का होता है। सबके सब रिटर्न का समरी असेसमेंट होता है अंडर सेक्शन 143(1). तो ये तो रिटर्न का पार्ट एंड पार्शल है। रिटर्न भरा है तो समरी असेसमेंट भी होगा। उसके बाद होता है रेगुलर असेसमेंट। ये रेगुलर असेसमेंट आप बोल सकते हो 3 सेक्शन में हो सकता है, या तो 143(3) जिसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, या फिर 144
जिसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, और या फिर 147 जिसको बोलते हैं इनकम स्किपिंग असेसमेंट। या कहीं से सर्च एंड सीजर का केस आ गया है तो उसका हो गया ब्लॉक असेसमेंट। नटसेल ये है ना कि चाहे ये हो या ये हो, किसी भी केस से एक असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, एक असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पेनल्टी का ऑर्डर पास हो गया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई पेनल्टी का ऑर्डर पास हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि टीडीएस टीसीएस में कुछ गंडगोल हो गया तो वहां पे कोई ऑर्डर पास हो गया है। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, पेनल्टी का ऑर्डर, टीडीएस टीसीएस का ऑर्डर, ऑर्डर पास हुआ है, ऑर्डर पास हुआ है, समलाकेत ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, ऑर्डर पास हुआ है और ये ऑर्डर से हो आप नाखुश, ये ऑर्डर से आप नाखुश हो ना, ये ऑर्डर गलत है, ऐसा होता है क्या, ये तो गलत है। तो अब यहां पे आपके पास रेमेडी है दो, या तो आप इसके रिवीजन में जा सकते हो और या फिर आप इससे अगेंस्ट में अपील कर सकते हो। रिवीजन के सेक्शन है 263, 264 जो कि अपने बाद में करेंगे। ठीक है, अपील ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर रॉन्ग पास हो गया। ऑर्डर रॉन्ग पास हो गया तो आप या तो रिवीजन में जा सकते हो या फिर अपील में जा सकते हो। अपील में 4 अपीलेट अथॉरिटी है, 1, 2, 3, 4, और चारों सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलती है। पहले 1 में जाओ, फिर 2 में जाओ, फिर 3 में जाओ, फिर 4 में जाओ। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 2 में आ गए, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 3 में आ गए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 4 में आ गए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नॉर्मली नहीं होता, एक्सेप्शनल केस होता है, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नॉर्मली क्या है, 99% केस में क्या, आपको पहली अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उससे जस्टिस ना मिले तो 2 में जाना पड़ेगा, 2 में जस्टिस नहीं मिले तो 3 में जाना पड़ेगा, 3 में जस्टिस नहीं मिले तो 4 में जाना पड़ेगा, 4 के बाद आपको मंदिर जाना पड़ेगा और राम जी से न्याय मानना पड़ेगा कि हे देखो राम जी क्या कर दिए। क्योंकि 4 वाली जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद इंडिया में तो अथॉरिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया फाइनल। तो 4 नंबर कौन सी हो गई, द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली थर्ड आपको समझ में आई क्या, हाई कोर्ट। नंबर 2 हो गया ITAT जिसका पूरा नाम है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, और नंबर 1 हो गया कमिश्नर अपील। अभी ज्वाइंट कमिश्नर अपील भी बोल सकते हो, ये 2 साल हुआ है इसको स्टार्ट किया। अच्छा, अब अपने एक एक करके इन चारों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको 4 नाम अभी तक सुनने मिले कि अपील के लिए मेरे पास 4 अथॉरिटीज है, जॉइंट कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील, ये एक ही है, फिर हाई कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और ये भी अपने को मालूम पड़ा कि जाना तो डायरेक्ट 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, डायरेक्ट आप 3 में नहीं आ सकते, डायरेक्ट आप 2 में नहीं आ सकते, डायरेक्ट आप 4 में नहीं आ सकते। क्लियर? अच्छा, टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार और आपको बता दूं, सुन के आपको खुशी तो नहीं होगी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता ही है। जो चीज पता है वो सुन के बोरियत होती है, यार ये तो आता है, क्या बता रहे हो। भैया देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटी में टॉप मोस्ट अथॉरिटी है CBDT, जो कि कोई ऑर्डर पास नहीं करती, वो सिर्फ अपने ही ऑर्डिनर्स, अपने ही डिपार्टमेंट को ऑर्डर देती है, वो आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास नहीं करती। तो CBDT के बाद है हमारा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज है। नीचे इंस्पेक्टर, कलेक्टर, ये सब आ जाते हैं। तो भैया ये सभी के सभी असेसिंग ऑफिसर बोले जाते हैं, ये असेसिंग ऑफिसर, ये सब असेसिंग ऑफिसर है। तो यही असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास करेंगे।
ध्यान रखिएगा, ये जो जॉइंट कमिश्नर है ना, ये अलग बंदा है, और जॉइंट कमिश्नर अपील ये अलग बंदा है। दोनों को आप एक मत समझ लेना कि जॉइंट कमिश्नर एक ही होता है, वो कभी कभी अपील का भी काम देख लेता है। ना ना, ऐसा था है। जॉइंट कमिश्नर अलग ऑफिस है, जॉइंट कमिश्नर अपील अलग ऑफिस है। दोनों के चैम्बर अलग है, दोनों की शक्ल अलग है, दोनों का एज अलग है, दोनों का जेंडर भी अलग हो सकता है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग बंदे हैं, टोटली डिफरेंट। वैसे ही कमिश्नर अपील भी अलग बंदा है और कमिश्नर भी अलग बंदा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा भी मैंने देखा है कि यहाँ पे कमिश्नर का चैम्बर है, यहाँ पे कमिश्नर अपील का चैम्बर है। हो सकता है बिल्डिंग अलग अलग ना हो, एक ही बिल्डिंग एक ही फ्लोर, लेकिन बंदे अलग पक्के मिलेंगे आप, ये गारंटेड है। ओके, और ये दोनों बंदे हैं ना, जॉइंट कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर अपील, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी है और ये अपीलेट अथॉरिटी है। ये अपीलेट अथॉरिटी है, और इसमें कोई प्रिंसिपल कमिश्नर अपील, चीफ कमिश्नर अपील ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें दो ही होते हैं। सिंस ये टोटली डिपार्टमेंट ही अलग है, इनका काम है असेसमेंट करना, इनका काम है अपील हैंडल करना, तो दोनों डिपार्टमेंट ही अलग है, लेकिन ये दोनों रैंक में बराबर वाले बंदे हैं। क्या है? रैंक में दोनों बराबर वाले बंदे हैं, यानी जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर अपील पोस्ट सिमिलर रैंक का है, सेम रैंक का है। वैसे कमिश्नर एंड कमिश्नर अपील आर द सेम रैंक पर्सन। ठीक है, और अपील का मतलब ही होता है भाई साहब कि अपने से सीनियर के पास जाके गुजारिश करना कि देखिए देखिए मेरे साथ दिन जिले इलाही, देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। यही तो कॉन्सेप्ट है ना अपील का, कि अपने से सीनियर के पास जाना और बोलना जिले इलाही। तुमने वेलकम पिक्चर देखी है? वेलकम, उसमें जब नाराज रहते तो किसके पास जाते? जिले इलाही। अलग अलग सीनियर बंदे के पास जाते, जो गुंडों में गुंडा है उसके पास। तो भैया वहां पे नियम लगता है, तो यहाँ पे भी ये नियम लगता है। तो आप सर, आप कमिश्नर अपील तो गुंडा, अरे नहीं नहीं, अदरवाइज मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि वो दोनों अलग अलग अथॉरिटीज है, लेकिन अपील हमेशा सीनियरिटी के पास होती है। तो हमारे इनकम टैक्स में जो पहली अपीलेट अथॉरिटी है ना, ये पहले आज से 2 साल पहले सिर्फ एक ही नाम था, कमिश्नर अपील। अभी इसमें एक और अथॉरिटी का इजाफा हो गया है, जॉइंट कमिश्नर अपील। लेकिन ऐसे मत समझिए कि जॉइंट कमिश्नर अपील का मामला कमिश्नर अपील के पास आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। तो कौन सा मामला किसके पास जाएगा? तो देखिए भैया, यदि ये लोगों ने ऑर्डर पास किया है, ये लोगों ने ऑर्डर पास किया है, तो मामला जॉइंट कमिश्नर अपील के पास जाएगा, क्योंकि आप एक सीनियर रैंक के पास जाना पसंद करोगे। और यदि जॉइंट कमिश्नर ने खुद ने ऑर्डर पास किया है, तो मामला कमिश्नर अपील के पास जाएगा। और यदि कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो मामला कमिश्नर अपील के पास नहीं जाएगा, कमिश्नर अपील से ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाएगा, क्योंकि अपील हमेशा अपने से सीनियर के पास ही होती है। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एनी ऑर्डर पास बाय द जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर shall be appealed to commissioner appeal, and any order passed by the subordinate of joint commissioner like deputy commissioner, assistant commissioner, ITO, this order shall be appealed to joint commissioner appeal. तो आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सा ऑर्डर किसके पास अपील होगा। ओके, ऑर्डर किस नेचर का हो जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑर्डर में भी ऑर्डर अगेंस्ट 143(3), ऑर्डर स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर, बेस्ट असेसमेंट असेसमेंट ऑर्डर, इनकम स्टेपिंग असेसमेंट ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर, TDS TCS ऑर्डर, ठीक है, या ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर। तो ये सब ऑर्डर आप लेते आएंगे। बात क्लियर? अब यदि इसके ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, किसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, जॉइंट कमिश्नर अपील या कमिश्नर अपील के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप नेक्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, जिसका नाम है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, लोग इसको प्यार से ट्रिब्यूनल बोलते हैं। पूरा नाम क्या है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, आप जाएंगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास यदि आप कमिश्नर अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो। अब ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT क्या बोला है
तो पहली बात, ये कोई इनकम टैक्स का इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं है। कमिश्नर अपील जो है ना, वो इनकम टैक्स का इंटरनल डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स के 3 डिवीजन है, एक इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, एक असेसमेंट डिवीजन और एक अपील हैंडलिंग डिवीजन। तो जो अपीलेट डिवीजन है उसमें 2 ही अथॉरिटी है, जॉइंट कमिश्नर अपील एंड कमिश्नर अपील। असेसमेंट की जो अथॉरिटी है उसमें ये सब है, हाँ। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, ये सब अथॉरिटी है। तो इन्वेस्टिगेशन का तो मामला ही नहीं उठता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वाले तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते, रिपोर्ट दे देते हैं, वो तो कोई ऑर्डर पास नहीं करते। ऑर्डर पास करते ये असेसिंग बॉडी यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी की असेसमेंट डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करता है। तो इनके ऑर्डर में यदि आप नाखुश हो तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास आते हो। अपीलेट अथॉरिटी में यहाँ पे 2 ही बनते हैं, जॉइंट कमिश्नर अपील एंड कमिश्नर अपील। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एक सेपरेट जजमेंट का केंद्र है, न्यायालय है। जैसे आप बोलते हो ना लोअर कोर्ट अपर कोर्ट, आप सिविल मैटर में क्या होता है, क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, लोअर कोर्ट अपर कोर्ट होती है। वैसे यहाँ पे ये अपना ही कोर्ट है जिसका हम लोग नाम बोलते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। यदि आप कमिश्नर अपील के जजमेंट से नाखुश है या जॉइंट कमिश्नर अपील के जजमेंट से नाखुश है तो आप जा सकते हो किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास। ध्यान रखिएगा, जॉइंट कमिश्नर अपील एक बंदे का नाम है, मिस्टर बैनर्जी इज ए जॉइंट कमिश्नर अपील, या मिस्टर चैटर्जी इज ए कमिश्नर अपील, या मिस्टर शर्मा कमिश्नर अपील, मिस्टर होगा या मिस होगी या मिसेज होगी। लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कोई मिस्टर या मिस या मिसेज नहीं है, वो एक बोर्ड का नाम है, एक बेंच का नाम है। नॉर्मली इसमें 2 जजेस मिलकर जजमेंट देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल बेंच। क्या बोलते हैं, डिविजनल बेंच। नॉर्मली इसमें 2 जजेस मिलकर डिसीजन देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिविजनल बेंच, ठीक है। और यदि 2 से ज्यादा जजेस बैठाने चाहो तो उसमें भी बैठा सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या लार्ज बेंच, LB, लार्ज बेंच। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल नॉर्मली 2 जजेस मिलकर केस सुनते हैं या 2 से ज्यादा जजेस मिलकर क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है। तो एक बेंच का नाम हो गया। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप वही मैटर लेके जा सकते हो जो जॉइंट कमिश्नर अपील या कमिश्नर अपील ने पास किया हो, या फिर जो जजमेंट कमिश्नर ने खुद ने पास किया हो। ये लोगों ने कोई ऑर्डर पास किया हो तो आप जाएंगे किसके पास, इन सब के बॉस के पास, ITAT। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ITAT रैंक के परे है, वो कोई बंदा ही नहीं है जो बोलेंगे वो सेम रैंक का है, वो तो एक पूरी न्यायालय है। तो न्यायालय तो इसी बंदे से तो ऊपर ही होगी ना। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इन सभी से ऊपर है। तो यदि कोई ऑर्डर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने पास किया है तो कमिश्नर अपील के पास थोड़ी जाएगा, क्योंकि कमिश्नर एंड कमिश्नर अपील तो पैरेलल अथॉरिटी है। तो कमिश्नर का कोई ऑर्डर पास हुआ है तो वो ऊपर वाले के पास जाएगा, और इससे ऊपर कौन है, ITAT, सीधा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ पे कौन सा मामला आता है, जो कि कमिश्नर ने पास किया हो या कमिश्नर अपील ने पास किया हो या फिर जॉइंट कमिश्नर अपील ने पास किया हो। ये ऑर्डर आता है ITAT के पास। यहां तक ठीक है, हाँ बोल दो तो आगे बढ़ जाए। ओह, वीडियो हैंड। ITAT को बोला जाता है इनकम टैक्स में, देखो ITAT के बाद सीधा हाईकोर्ट आ रहा है, और देश के हाईकोर्ट का क्या हाल है तुम्हें पता है। तुमने बहुत सारी इंस्टाग्राम की रील देख ली होगी जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि हाईकोर्ट के पास इतने करोड़ केस अभी पेंडिंग है, इतने लाखों केस वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों के भाई भाई के झगड़े में ही नहीं सलट रहे हैं। हाँ, भाई भाई के झगड़े नहीं सलट रहे हैं, देश का रेप कांड नहीं सलट रहा है, और देश का वो चोरी चमारी का कांड, स्मगलिंग का कांड, कस्टम का कांड, GST का कांड, सारे कांड तो जाते लास्ट में हाईकोर्ट में जाते हैं। तो हाईकोर्ट बेचारा ऐसे परेशान है कि दुनिया में, देश में जितनी भी डिस्प्यूट है लास्ट में तो हाईकोर्ट में ही आता है।
तो हाईकोर्ट के पास ऐसे ही केसों की भरमार है, ऊपर से इनकम टैक्स के केस और हाईकोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने हाईकोर्ट में केस को होल्ड किया कि ज्यादा केस हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे। कैसे होल्ड किया? इन्होंने बोला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। क्या बोला? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इज फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। इन्होंने बोला कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है ना भाई, तो वो दो मैटर पे होता है। या तो वो फैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट है, हम लोग उसको बोलते हैं मैटर ऑफ फैक्ट, या फिर वो लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट है, हम लोग उसको बोलते हैं मैटर ऑफ लॉ। जब भी कोई लड़ाई होगी ना इनकम टैक्स में, जीएसटी में, कोई भी टैक्स से रिलेटेड मैटर में, तो दो तरह की लड़ाई होगी, मैटर ऑफ लॉ, मैटर ऑफ फैक्ट। मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं क्या मैटर ऑफ फैक्ट होता है, क्या मैटर ऑफ लॉ होता है। जैसे सपोज हाउस प्रॉपर्टी है हमारी, और हाउस प्रॉपर्टी में हमारा एक प्रॉपर्टी में मैं नहीं रहता, मेरी मम्मी पापा रहते हैं। मेरे मम्मी पापा वहां पे 12 महीने रहे, मैं वहां पे एक दिन भी नहीं रहा, तो क्या मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोल सकता हूं? क्या मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोल सकता हूं? ये मेरा डिबेट है। मैं बोल रहा हाँ ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मैं रह रहा हूं। और डिपार्टमेंट बोल रहा है ना ना सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब में तुम्हारा खुद का रहना जरूरी है। हमने बोला सर ये क्या बात हो गई? बोला नहीं नहीं ऐसे ही होता है। तो ये जो आपका हमारा डिबेट हो रहा है ना, ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि मैटर ऑफ लॉ है? क्या क्या मैटर ऑफ लॉ है कि मैटर ऑफ फैक्ट है? टाइप कर लो फटाफट, डिसाइड कर लिया। अब ध्यान दो कि यहां पे क्या फैक्चुअल क्या घटना घटी, इसमें कोई डिबेट है? इनकम टैक्स बोल रहा है सुनो तुम उस घर पे नहीं रहे थे, तुम्हारे मम्मी पापा रहे थे। मैंने बोला हाँ भाई हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मैं उस घर में नहीं रहा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा रहे थे। तो यहाँ पे फैक्ट को लेते तो कोई डिबेट ही नहीं है। जो आप बोल रहे हो वही मैं बोल रहा हूं। मैटर डिबेट का है कि क्या वो प्रॉपर्टी जिसमें पेरेंट्स रहते हैं क्या उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कह सकते हैं? तो इट्स अ मैटर ऑफ लॉ। अब ध्यान दो, मैटर ऑफ फैक्ट को जजमेंट करना ना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अब उसमें गवाहों को बुलाना पड़ेगा, सारे साक्ष्य लाने पड़ेंगे, सबूत लाने पड़ेंगे कि हुआ क्या था, वहां पे कौन रहा था। वो डिस्कस करना काफी डिबेटेबल वर्क है, काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है, क्योंकि साक्ष्य आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अपना स्टेटमेंट बदलते रहेंगे, तो इट्स अ डिबेटेबल मैटर और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। लेकिन लॉ इसके बारे में क्या बोलता है, ये बहुत ईज टू जज है, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, लॉ इससे पहले तो जजमेंट आया तो वो लाओ, कोई नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन आया तो वो लाओ, और उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट 15 मिनट आधी घंटा 2 घंटा 5 घंटा सोचो, और उसके बाद उसका जजमेंट दे दो कि लॉ के पीछे लॉजिक क्या था, सोच विचार जजमेंट दे दो। तो मैटर ऑफ लॉ को डिस्कस करना कंपैरेटिवली कम टाइम कंज्यूमिंग है, और मैटर ऑफ फैक्ट को डिस्कस करना कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन्होंने क्या बोला कि ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, यानी कोई भी मैटर ऑफ फैक्ट हाई कोर्ट में नहीं आएगा, जो ट्रिब्यूनल बोल दिया वो फाइनल। क्या हुआ था इस मामले को हाई कोर्ट कभी नहीं सुनेगा, इस रिगार्ड में जो ट्रिब्यूनल ने बोल दिया वो फाइनल। लेकिन इसका लॉ क्या बोलता है, लॉ का इंटरप्रिटेशन इसमें क्या है, ये मामला ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि कोई भी ऑर्डर या तो जॉइंट कमिश्नर अपील पास करेगा, अपीलेट ऑर्डर, या फिर कोई भी कमिश्नर अपील हैंडल किया, या उधर से कमिश्नर ने कोई जजमेंट दिया है, असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, असेसमेंट या अदर ऑर्डर पास किया है। वैसे कमिश्नर असेसमेंट ऑर्डर नहीं देता, कमिश्नर रिवीजनल ऑर्डर देता है, पेनल्टी ऑर्डर देता है। और इधर से क्या पास हुआ, अपीलेट ऑर्डर। ये दोनों ही ऑर्डर जाके डिस्कस होगा आईटीएटी में, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आईटीएटी सबको सुनेगा। अब आईटीएटी जब ये ऑर्डर पास करेगा तो ये ऑर्डर में यदि आपको डिस्प्यूट है तो ये पूछेंगे डिस्प्यूट क्या चीज का है।
मैटर ऑफ फैक्ट को लेके या मैटर ऑफ लॉ को लेके। यदि मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है तो ये क्लोज एंडेड है, दिस कैन नॉट बी फर्दर अपील्ड। लेकिन यदि मैटर ऑफ लॉ है एंड मेजर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब उस क्वेश्चन ऑफ लॉ का आपकी इनकम पे गहरा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपकी 50% इनकम इसी जजमेंट पे बेस्ड है, नो नो नो। आपकी इनकम का एक मेजर पार्ट इस लॉ के जजमेंट पे डिपेंडेंट है। अब सपोज अमिताभ बच्चन का एक केस, उनकी कोई प्रॉपर्टी का रेंट का ये सब लफड़ा हो, तो उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है 3 करोड़ और अमिताभ जी की खुद की इनकम है 200 करोड़, तो हम लोग बोलेंगे सर आपके लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि आपकी 200 करोड़ की इनकम में खाली 3 करोड़ का मामला है, तो दिस इज नॉट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। लेकिन सपोज मेरी इनकम है ही 2 करोड़ और मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी का मामला है जिसमें इनकम आ रही है 70 लाख रुपए, तो यार मेरी 2 करोड़ की इनकम में 70 लाख तो हाउस प्रॉपर्टी का मामला है, तो मेरे लिए तो बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया ना। तो मेरे लिए 70 लाख का मामला भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अमिताभ जी के लिए 2 करोड़ का मामला भी है नॉट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसा हो सकता है। तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं है, ये मेरे केस वाइज जज किया जाएगा, न कि अलोन। ठीक है, यानी सिचुएशन देखते हुए जज किया जाएगा कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये जज कौन करेगा? ये खुद हाईकोर्ट जज करेगा। हाईकोर्ट पहली हियरिंग में यही तो सुनता है कि ये केस मेरे लायक है कि नहीं है। तुमने ओ माय गॉड नहीं देखा था? ओ माय गॉड की पहली हियरिंग में क्या हुआ था? खाली यही तो जज हुआ था ना कि हाँ हाँ ये केस हम सुनेंगे। तो हाईकोर्ट अपनी पहली हियरिंग में यही करता है कि वेदर द केस टू बी हर्ड और वेदर द केस नॉट टू बी हर्ड। तो ये हाईकोर्ट स्वयं डिसाइड करेगा, क्योंकि एसएससी तो हर बात पे बोलेगा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, बाद में मालूम पड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं है। तो हाईकोर्ट तो एक बार तो अपील किया तो सुनना ही पड़ेगा, सुनने के बाद बोले बट क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं, हट यहाँ से, या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, हट यहाँ से। ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। अब यदि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो वो मामला जाएगा हाईकोर्ट। और यदि हाईकोर्ट के पास वो मामला आया तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो तुमने मूवीज में जॉली एलएलबी में जो तुमने कोर्ट देखा है ना, दैट इज नॉट हाईकोर्ट। हाँ तो वो तो इलाहाबाद का छोटा कोर्ट था। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट में नॉर्मली डिविजनल बेंच बैठती है, 2 जजेस, और हाईकोर्ट में लार्ज बेंच भी बैठती है, 3 जज, 5 जज, 7 जज, जितने भी जज बैठ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ऑड नंबर ही बैठेंगे, इवन नंबर भी बैठ सकते हैं। तो 2 जज बैठे हैं तो बोलेंगे डिविजनल बेंच, और 2 से ज्यादा जज बैठे हैं तो बोलेंगे लार्ज बेंच। तो हाईकोर्ट नॉर्मली डिविजनल बेंच या लार्ज बेंच ही जजमेंट लेगा, सिंगल जज यहाँ पे बैठता नहीं है। ठीक है, किसी सूरत हाल में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में सिंगल बेंच हो सकती है, ऐसा लॉ में प्रोविजन है। लॉ बोलता है कि यदि टोटल इनकम 50 लाख के अंदर अंदर ही है तो वो सिंगल बेंच भी सुन सकती है। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो डिविजनल बेंच सुनेगी ही सुनेगी, और जिसमें लार्ज बेंच बैठेगी ये आप नहीं मान सकते, ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि मैटर कितना गंभीर है। तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कि हमें इसमें लार्ज बेंच को बैठाना है कि डिविजनल बेंच से काम चलाना है। लेकिन सिंगल बेंच होगी कि डिविजनल बेंच होगी, इसको लेकर लॉ बोला हुआ है कि 50 लाख तक का मामला है तो ट्रिब्यूनल चाहे तो उसमें सिंगल जज को बैठा सकती है, ट्रिब्यूनल चाहे तो डिविजनल बेंच को भी बैठा सकती है। 50 लाख से नीचे का मामला है लेकिन मामला बहुत संगीन है, बहुत पॉपुलर मामला हो चुका है, तो लार्ज बेंच को भी बैठा सकते हैं, वो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है। लेकिन किसी भी सूरत हाल में यदि मामला 52 लाख का है, 52 लाख की टोटल इनकम है, 52 लाख की टैक्स टोटल इनकम नहीं, टैक्स लायबिलिटी नहीं टोटल इनकम, यदि 52 लाख तक की टोटल इनकम है तो किसी भी सूरत हाल में सिंगल बेंच नहीं सुन सकता, डिविजनल बेंच को बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये बार अपने स्टडी मैट में देख लेंगे। हाँ, 50 लाख क्या है टोटल इनकम है कि डिस्प्यूटेड इनकम है कि क्या है। एनी हाउ, मैंने आपको बता दिया हाईकोर्ट में या तो डिविजनल बेंच बैठेगी या फिर लार्ज बेंच बैठेगी। हाईकोर्ट का जब ऑर्डर पास होगा
तो हाई कोर्ट खुद ही उसको बोलेगा द केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, अपने ऑर्डर में पास करेगा द केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को लगे कि मामला बहुत पॉपुलर हो चुका है, मामला बहुत जन जन से रिलेटेड हो चुका है, या मामला बहुत हाई वैल्यू का है, तो ऐसे में हाई कोर्ट खुद ही बोलेगा द केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। और यदि हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला तो वो क्लोज एंड हो जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास वो मामला नहीं जाएगा। यदि हाई कोर्ट ने बोला कि यस इट इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि मैटर ऑफ लॉ था, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का क्यों माथा खराब कर रहे हो यार? हाँ, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा सुनेगा कि इतने सारे जो देश में कांड हो रहे हैं उसको सुनेगा। तो यदि हाई कोर्ट बोलेगा यस द केस इज फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, तभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा मामला कैसे मूव करता है? इसमें कोई डाउट्स आउट है तो पहले एक बार हाथ उठा के पूछो। तो आपको अभी तक ये मालूम पड़ गया कि कौन सा मामला ज्वाइंट कमिश्नर अपील, कौन सा मामला आईटीएटी, कौन सा मामला हाई कोर्ट और कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये जान लिया तो आप लोग समझ लो कि आपने 25% चैप्टर समझ लिया, क्योंकि चैप्टर की फील आ गई ना आपको कि अच्छा चैप्टर ऐसे मूव कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे और इसमें हम लोग को क्या क्या जानने को मिलेगा, और इसमें आपको जानने को मिलेगा कि कब आप अपील कर सकते हो, टाइम लिमिट फॉर मेकिंग अपील। तो ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर अपील के पास जाने की टाइम लिमिट है सिर्फ 30 डेज। देखो कानून ने कैसे रोका है कि अपील आगे ना जाए, इतनी कम टाइम दिए ना कि आप सोचे समझे उससे पहले की टाइम एक्सपायर ही हो जाता है। आप समझो ना कैसे मूव करेगा। हम लोग ठहरे बिजनेसमैन का तो यह हाल है कि वो इतना बिजी रहता है कि सपोज वो भी परचेजिंग के लिए चाइना गया हुआ है, हाँ, तो 7 दिन वहां पे परचेजिंग में लगा हुआ है। चाइना में वो बेचारा परचेजिंग करेगा कि मिनट में मेल चेक करेगा? नहीं, तो वो अपना परचेजिंग में लगा हुआ है। 7 दिन के बाद वो परचेजिंग किया, फैमिली के साथ 1-2 शादी अटेंड किया, तब तक 2 दिन और बीत गए, 9 दिन। फिर उसके किसी पीए ने आके बोला कि सर तो मेल में थोड़ा सीरियस मेल आया हुआ दिखना है, तो मेल देखा तो उसको काफ़ी देर तक तो मेल समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है, तो खुद ही समझने की कोशिश किया, 2-3 दिन वहाँ बिता दिया। फिर उसने अपने सीए को फ़ोन किया कि भाई थोड़ा मामला है, तो ऑर्डर आया है, तुम थोड़ा देख के बताना। तो सीए क्या बोलेगा, ए बा मेरे को मेल फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं देख के बता। तो मेल सीए तो फॉरवर्ड हो गया। अब सीए कौन सा आते ही मेल देखने बैठ गया, वो तो और बड़ा इंसान है, वो बैठ के 4 दिन तक मेल ही नहीं देखा। फिर उसको एक रिमाइंडर दिया कि सर आपने वो मेल देखा क्या? कौन सा मेल भाई साहब? अरे आपको बताया था ना इनकम टैक्स की एक नोटिस आई है। अच्छा, देख लूंगा। अभी मैं थोड़ा सा 2 दिन के लिए इस्लाम में भेजूँ, वहां से आते फिर आपका मेल चेक। तो भाई साहब ने वहां पे 2-4 दिन बिता दिए। इस तरीके से 15-20 दिन के बाद फाइनली मालूम पड़ा कि यार अपना तो असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है, हमने बोला था मेरी टैक्स लायबिलिटी 2 करोड़ और डिपार्टमेंट ने पास कर दिया है 2.5 करोड़ की, 50 लाख का अपना झमेला हो गया। अब आप बोलेंगे सीए ने आपको कम्युनिकेट किया भैया 2 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ की असेसमेंट ऑर्डर पास किया, तो आप बोलेंगे भाई तो आपको मैं इतना दिन से बोल रहा था, आपने इतना टाइम निकाल दिया। कोई बात नहीं, बताइए क्या करना है। बोला आइए ऑफिस में बात करते हैं। ऐसी तो प्रोसेस होगा ना, आइए ऑफिस में बात करते हैं। अब वो भाई साहब खुद बिजनेसमैन है, वो कहाँ फ्री है यार। वो सोचा कि ठीक है जाएंगे यार, सीए के पास भी जाना है, अपने पीए को बोल दिया भाई सीए के पास भी जाना है, स्लॉट बता देना। और स्लॉट पीए ने बता दिया कि सर आप 4 दिन के बाद जा सकते हो, उसके बाद आपके पास 3 घंटे खाली है। तो 4 दिन के पास गया तो सीए मिला नहीं मिला ये भी डिबेटेबल है, चलो मिल गया। अब सीए बोल रहे थे भैया अपील करने का है और तो कुछ ऑप्शन नहीं अपने पास। बोला अपील करने का है तो कब तक अपील करें? अब सीए को पता है नालायक को सॉरी, सीए को पता है कि 30 दिन के अंदर अपील हो सकती है, उससे बेसी नहीं हो सकती है। लेकिन जब क्लाइंट सामने आके बैठा है तो वो मुंह खोला है कि भैया देखो 30 दिन के अंदर अपील हो सकती है, 25 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब 30 दिन तो आप समझते हो ना यार, हाथ पांव संभालने में लग जाते हैं यार। 30 दिन तो आदमी जो बिजनेस लेता है उसको पता है 30 दिन तो यूं हवा होते हैं हमारे लाइफ में। ये तो अच्छे बिजनेस डिसीजन में फंसे हुए हैं तो वहीं पे 15-20 दिन तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, तो इसको कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़े, मेल ही नहीं पढ़े, उसी मामले में उलझे हुए थे।
अब सिर्फ 30 दिन के अंदर अपील करना। अब सीए बोलेगा यार इतनी बड़ी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, 3 दिन तो कम से कम ड्राफ्टिंग बनाने में लग जाएगी। तो भाई साहब जहां एक अपील करने के लिए नॉर्मली लॉयर लोग 7 दिन की अपील की ड्राफ्टिंग में ले लेते हैं, और फिर हम कौन सा लॉयर को पे भरोसा करते हैं? हम लॉयर को बोलते हैं कि तुम जो भी ड्राफ्टिंग करे मेरे को ये बात दिखाना, क्योंकि लॉयर तो कॉपी पेस्ट मारता है। कॉपी पेस्ट में क्लाइंट का नाम ही गलत कर दिया तो लॉयर कभी रिस्क नहीं लेता। लॉयर पूरा ड्राफ्टिंग करने के बाद क्लाइंट को भेज देता है, एक बार आप चेक कर लीजिए। क्लाइंट ने भी चेक कर लिया, अब चेक करने के बाद एरर निकली तो एरर रेक्टिफाई होते होते तो टाइम लग जाती है। 30 दिन के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप स्किप कर दिए। अच्छा, उसमें मेल का भी लफड़ा है, क्योंकि हमारे पास कई सारे मेल है, और नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो मेल दिया हुआ वो तो सीए के पास मेल है, और सीए आपके लिए मेल थोड़ी चेक करेगा। हो सकता है सीए ने मेल खोला ही नहीं, आप वाला मेल जो आपके लिए डिपार्टमेंट में मेल दिया हुआ था वो सीए ने खोला ही नहीं। हो सकता है सीए बीमार हो, किसी भी कारण से 30 दिन तो यूं बीत जाते भाई। और यदि 30 दिन बीत गए तो आप अपील में ही नहीं जा सकते। अपील में नहीं जा सकते मतलब कमिश्नर अपील के पास नहीं जा सकते, और कमिश्नर अपील के पास नहीं गए तो आईटीएटी का दरवाजा यूं बंद। कम थ्रू द प्रोसेस, दैट इज द चालाकी की सिर्फ आपको 30 दिन की टाइम दी है। सुनने में लगता है रीजनेबल, 30 डेज तो टाइम दिया ही है, बट इट इज रियली वेरी लेस। एनी हाउ 30 डेज याद रहेगा, इतना लंबा चौड़ा ध्यान के बाद 30 डेज तो याद रहेगा। अब ट्रिब्यूनल में जाने की टाइम लिमिट है 60 डेज। टाइम ज्यादा नहीं दे रहे आपको। हाई कोर्ट के पास जाने की टाइम लिमिट है 120 डेज, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की टाइम लिमिट है थोड़ी कम 90 डेज। यानी सिर्फ हाई कोर्ट में जाने के लिए 4 महीने की जेन्युइन टाइम मिली है। ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए भी चलो 2 महीने की टाइम मिली है। मतलब आप सिर्फ इतने समय के अंदर अपील कर सकते हो, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। तो इन्होंने पूरी जोर कोशिश की है कि आप अपील में रिलैक्स मोड में तो मत जाओ। यदि आपको बहुत ज्यादा दुख है तो दौड़ा भागी करो और फटाक से अपील करो। यहां तक क्लियर? ये टाइम लिमिट याद रहेगी 30, 60, 90, सॉरी 30, 60, 120, ये सब 2 के मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30, अरे गलती हो जाए यार, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, मतलब जीपी प्रोग्रेशन में चल रहा है, और उसके बाद 90 और आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। क्या मेरी 30 दिन के अंदर अपील नहीं हुई, मैं 32 दिन के बाद पहुंचा, तो डिपार्टमेंट धम से मेरे मुंह पे दरवाजा मार देगा? तो आंसर इज नो। हियर देयर इज अ वेकअप। यहाँ पे थोड़ी सी गैप है। यहाँ पे इन्होंने एक प्रोविजन डाला है कंडोनेशन ऑफ डिले, ये यहाँ पे भी है। किसमें? हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में कंडोनेशन ऑफ डिले, कि यदि आपकी बहुत जेन्युइन रीजन हो, जैसे मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, उस क्लाइंट का मेल जो है ना वो सीए को दिया हुआ था, सीए के पास वो मेल आईडी था, क्लाइंट के पास मेल आईडी था, पासवर्ड ही नहीं था, तो सीए ही देखता था। अब सीए के पास तो अपील आया हुआ था और सीए उसमें बाहर था, 10 दिन के लिए बाहर था, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटलाइज से बाद डेथ। तो 30 दिन तब भी मालूम नहीं पड़ा। अब सीए की डेथ हो गई है तो क्लाइंट थोड़ी चाहेगा उसकी वाइफ से बात करने की, भैया मेरा मेल आईडी बता दो, तो कुछ नहीं हुआ। वो आराम से 6 महीने बाद गया सीए के पास, वहां से उनकी वाइफ से पेपर वेपर मान के स्टाफ से अपना मेल आईडी लेके आया। मेल आईडी खोला तो मालूम पड़ा असेसमेंट ऑर्डर आया हुआ, असेसमेंट ऑर्डर आया हुआ है, तो मालूम पड़ा इसमें तो अपील करने का है। तो ऐसे कोई सीरियस मैटर हो तो कंडोनेशन ऑफ डिले के प्रोविजन है। यदि कोई जेन्युइन रीजन हो तो एक जेन्युइन डिले कंडोन किया जा सकता है, वो भी कमिश्नर अपील के डिस्क्रिशन पे है, वो ये डिले कंडोन करे या ना करे। इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। वैसे ट्रिब्यूनल के पास भी यदि आप 60 दिन के बाद जाते हो और कोई जेन्युइन रीजन है तो ट्रिब्यूनल भी डिले कंडोन कर सकता है, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। तो चलो आपको पहला ये मालूम पड़ गया 4 अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है।
अब आपको मालूम पड़ गया इनके पास जाने की टाइम लिमिट क्या है और डिले कैन बी कंडोन्ड, ये आपको मालूम पड़ गया। आपको साथ साथ ये भी मालूम पड़ गया कि डिविजनल बेंच क्या होता है, लार्ज बेंच क्या होता है। आपको साथ साथ ये भी मालूम पड़ गया कि मैटर ऑफ फैक्ट क्या होता है, मैटर ऑफ लॉ क्या होता है। आपको ये भी मालूम पड़ गया कि ट्रिब्यूनल इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मैटर ऑफ लॉज आते हैं। और आपको ये भी मालूम पड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही मामला जाता है जो हाई कोर्ट सर्टिफाई करे यस द केस इज फिट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारा नॉलेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है और क्लास स्टार्ट हुए अभी टाइम हुआ है सिर्फ एंड सिर्फ 45 मिनट। आगे बात करें। क्या सिर्फ एसएससी अपील करता है या डिपार्टमेंट भी अपील करता है? तो आंसर इज दोनों। जिसको दुख है वो अपील करेगा। तो आप समझिए ये ऑर्डर तो डिपार्टमेंट खुद ही पास किया है, तो डिपार्टमेंट को तो इस ऑर्डर से दुख है नहीं क्योंकि खुद ही सोच समझ के ऑर्डर पास किया। वैसे बाद में आप पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंट रिवीजन कर सकता है, वो आप बाद में पढ़ेंगे, अभी रिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपने अपील की बात कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है जिसका नाम है जॉइंट कमिश्नर अपील या कमिश्नर अपील, इसमें तो एसएससी ही जाएगा क्योंकि वही दुखी आत्मा है। ये देखिए मेरे अगेंस्ट में कई सा ऑर्डर पास कर दिया, वही दुखी आत्मा है। तो पहली अपीलेट अथॉरिटी के पास तो डिपार्टमेंट नहीं जाएगा, एसएससी ही जाएगा। लेकिन जब कमिश्नर अपील मामला सुन रहा है तो दोनों दुखी हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक दुखी हो सकता है। जैसे एसएससी ने अपना रिटर्न फाइल किया था, इनकम बताई थी, मेरी इनकम है 2 करोड़ रुपए। असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया 5 करोड़ तुम्हारी इनकम। तो दुखी कौन है अभी? एसएससी। वो बेचारा बोल रहा था मेरी इनकम 2 करोड़ है, वो बोल दिया 5 करोड़ है। तो हम लोग गए कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील ने बोल दिया तुम्हारी इनकम है 5 करोड़, यानी वो लोग डिसीजन अपहेल्ड किया, जो असेसमेंट ऑर्डर था उसी को पास कर दिया। तो अभी दुखी कौन है? एसएससी। तो एसएससी जा सकता है ट्रिब्यूनल के पास। कमिश्नर ये भी तो बोल सकता है कि नहीं तुम्हारी इनकम 2 करोड़ ही है। तो डिपार्टमेंट बोलेगा अभी ये कार्य, हम बोला 5 करोड़, ही बोलता है 2 करोड़, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है था, हमारे बराबर का ही तो है। तो डिपार्टमेंट भी नाराज हो सकता है। तो डिपार्टमेंट नाराज हुआ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट भी जा सकता है, एसएससी भी जा सकता है और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कमिश्नर अपील ने इनकम बोल दी हो ज्यादा, तुम्हारी इनकम 3.5 करोड़, ऐसा भी तो हो सकता है। अब 3.5 करोड़ बोल दिया तो एसएससी अभी भी रो रहा है, अरे हम तो बोले थे 2 करोड़ है, आप बोलते हैं 3.5 करोड़ है, बट आपको भी नहीं आता। तो वो भी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। और डिपार्टमेंट भी उस ऑर्डर के अगेंस्ट में नाराज है, अरे साला 5 करोड़ का 3.5 करोड़ क्यों किया रे भाई। हाँ, वो भी आईटीआईटी के पास जा सकता है। कंक्लूजन यह है कि ट्रिब्यूनल के पास एसएससी भी जा सकता है, डिपार्टमेंट भी जा सकता है। ठीक है, ओके। बस अंतर यह है कि एसएससी जब जाएगा अपील पे तो उसको एक फीस देनी पड़ेगी, लेकिन जब डिपार्टमेंट जाएगा तो उसको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। बात बाकी अपील तो करनी पड़ेगी, पूरा फैक्ट तो बताना ही पड़ेगा और अपना जो भी जस्टिस आप चाहते हो वो आपको देना ही पड़ेगा, अपने मैटर को सब्सटेंशिएट करना ही पड़ेगा, ड्राफ्टिंग दोनों को ही करनी पड़ेगी। लेकिन एसएससी को बेचारे को फीस भी देनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। यहां तक बात है। ट्रिब्यूनल के पास जब जाते हैं तो ट्रिब्यूनल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है जो कि पहले की अपीलेट अथॉरिटी नहीं लाती। पहले की अपीलेट अथॉरिटी मतलब जॉइंट कमिश्नर अपील के पास एक केस नहीं है, जो कि अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सिर्फ ट्रिब्यूनल में होता है। क्या होता है वो होता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। क्या 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 है, दोबारा बोलिए, नाम बोलिए। वो होता है क्रॉस ऑब्जेक्शन। कुछ मेरी सुनो कुछ अपनी तो, ये क्या क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या है कि आपने अपीलेट, आप सपोज एसएससी नाराज है असेसमेंट ऑर्डर से और अपील ऑर्डर से भी, यानी कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास किया था उससे एसएससी नाराज है, तो एसएससी चला दिया ट्रिब्यूनल के पास। जब वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो वो 3-4 पेपर सबमिट करेगा। क्या पेपर सबमिट करेगा? पहला सबमिट करेगा मैटर ऑफ फैक्ट, पूरा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, सर नॉट मैटर ऑफ फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। वो अपनी पूरी राम कहानी बताएगा, वंस अपॉन अ टाइम सर, यानी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताएगा।
दूसरा वो क्या बताएगा, दूसरा वो बताएगा अपने केस को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो भी उसके पास प्रूफ है, लॉ का मैटर है, वो सब बताएगा। और वो चाहेगा मेमोरेंडम ऑफ अपील, मतलब वो चाहता क्या है, इस अपील से वो क्या चाहता है, गुजारिश क्या है। कई बार होता है हम लोग पूरी कहानी बता देते हैं, फिर सामने वाला बोलता है बोलना क्या चाहते हो, तो बोले ऐसा मशीन और क्या, चेन मशीन, तो वो बोलना क्या चाहते हो वो भी देना पड़ेगा ना। तो कई बार आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देते हो और उसके बाद फिर आप अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील देते हो कि भैया हम ये चाहते हैं। तो ये सब पेपर अपील करने वाला बंदा सबमिट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपीलेंट। जो अपील करता है उसको क्या बोलते हैं, अपीलेंट। तो अपीलेंट ये सबमिट करेगा। तो डिफेंडेंट बोलेगा नहीं कुछ मेरी सुनो, डिफेंडेंट बोलेगा नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट को भी तो अपनी बात रहने का राइट है। और ट्रिब्यूनल आपको जैसे मैंने बताया वो एक न्यायालय है, और न्यायालय तो इंडिया में हमेशा कम टाइम है। तो ट्रिब्यूनल बोलेगा 1 मिनट, तुम अपना पेपर सबमिट कर दिया, हाँ ए डिफेंडेंट तुम्हारे अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, तुमको तो सबमिट करना है, तुम भी कर दो, ताकि दोनों के पेपर हमारे पास आ जाए, तो हम लोग उस पेपर को स्टडी करके फिर जजमेंट करने आए। इज इट नॉट ट्रू, इज इट नॉट गुड। अरे हम स्टूडेंट को बोलते हैं ना, तो क्वेरी पूछता है सर मेरा 4-5 क्वेरी है, एक टाइम दे दीजिए ना, तो हम लोग बोलते हैं पहले अपना क्वेरी हमको मेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि हमें पता है कि 4 में से 3 क्वेरी तो बकवास ही है, तो हम लोग उसको ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं। फिर एक आधी क्वेरी जेन्युइन होती है, वो हम लोग मिल के बात कर लेंगे। तो जब एक टीचर जिसका टाइम का उतना भी कीमत नहीं है जितना न्यायालय की टाइम की कीमत है, तो वो टीचर भी ये प्रोसेस करता है कि पहले मेरे को एक बार लिख के दे दे, फिर हम तुमको देख लेते हैं, तो कोर्ट तो बोलेगा ही। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल अपीलेंट तो अपनी सारी बात बता चुका है, डिपेंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि तुमको भी जो भी अपना बोलना है तुम अपना मुझे लिख के दे दो। और उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑब्जेक्शन। वो अपना क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करेगा। कौन सबमिट करेगा, अपीलेंट करता है अपील, और क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करता है डिफेंडेंट। ये डिफेंडेंट कोई भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एसएससी भी हो सकता है। और क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करने की टाइम लिमिट है 30 डेज। और क्रॉस ऑब्जेक्शन चाहे एसएससी करे, कोई फीस नहीं। क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करना आपकी इच्छा पे है, आप ना करो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको बोला है क्रॉस ऑब्जेक्शन दे दीजिए, आप नहीं देंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन फिर बाद में कोर्ट में आके अपनी राम कहानी सुनाओगे तो कोर्ट इतना पतलड़ के लताड़ेगा कि जब इतना सुनाना था तो पहले क्यों नहीं भेजे। तो आप समझ लीजिए आप क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हो, मतलब आप कोर्ट में मुंह खोलने का आपका मुंह नहीं रह जाएगा। बाद में आप किस मुंह से बोलोगे कि मेरे तो प्रॉब्लम है, जो बोलना था आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन में भेजना था। तो एनी हाउ क्रॉस ऑब्जेक्शन 30 डेज के अंदर सबमिट करना है, नो फीस, एंड इसमें भी डिले कंडोन होती है यदि कोई जेन्युइन रीजन है तो ये जो क्रॉस ऑब्जेक्शन का सिस्टम है ना, ये अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं होता, ये सिर्फ ट्रिब्यूनल और सिर्फ ट्रिब्यूनल। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी क्रॉस ऑब्जेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ट्रिब्यूनल पे कन्फाइंड है। तो ट्रिब्यूनल के पास दोनों का आद्या राम कहानी, ट्रिब्यूनल अपना होम स्टडी करके फिर बैठेगा, दोनों पार्टी को सुनेगा और सुनने के बाद अपना जजमेंट देगा। यदि वो मैटर ऑफ फैक्ट है तो आगे नहीं जाएगा, मैटर ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट में जाएगा। यहां तक सब बातें क्लियर है। आगे बात करें, हाई कोर्ट के पास जब मामला जाएगा तो हाई कोर्ट को आपको जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देना दे दीजिए, जो मेमोरेंडम ऑफ अपील देनी है दे दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट आपसे ये जरूर चाहेगा कि आप मुझे ये बताइए व्हाट इज योर क्वेश्चन ऑफ लॉ, किस पॉइंट पे आप डिबेट करें। तो एसएससी को एक क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करना पड़ेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और एसएससी ने भले कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम किया हो, हाई कोर्ट पूरी कहानी सुनने के बाद एक क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके आएगा, हाई कोर्ट बैक होमवर्क करके आएगा। आपने पूरी कहानी बता दी, अब हाई कोर्ट एक होमवर्क करेगा कि हम लोग इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिबेट करना चाह रहे हैं, और दोनों पार्टी ध्यान से सुन लो कि सिर्फ इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिबेट करिए, इधर उधर की बातें मत करिए, टाइम खराब मत करिए, सिर्फ उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिबेट होगा। हाँ, आप ये ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि माई बाप ये तो मेरा ट्यूशन है ही नहीं, मेरा तो कोई दूसरा ट्यूशन है, आप ये बोल सकते हो।
लेकिन एक बार क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हो गया तो दोनों पार्टी को उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही अपना अपना सपोर्ट देना है कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन उस क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलग नहीं जाना है, क्योंकि हाईकोर्ट सिर्फ उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जजमेंट देगा। हाईकोर्ट आपका असेसमेंट नहीं करने वाला। हाईकोर्ट नहीं बताएगा कि आपकी इनकम कितनी है, हाईकोर्ट नहीं बताएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, हाईकोर्ट नहीं बताएगा कितना इंटरेस्ट देना, कितना पेनल्टी देना है। हाईकोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को जज देकर छोड़ देगा। ट्रिब्यूनल आपका असेसमेंट करेगा, ट्रिब्यूनल आपकी टैक्स लायबिलिटी बताएगा, ट्रिब्यूनल आपको इंटरेस्ट पेनल्टी सब बताएगा, परंतु हाईकोर्ट बोलेगा आई एम नॉट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और नहीं मैं तो इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट हूं कि मैं बैठ के आपका टैक्स कैलकुलेट करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपना जजमेंट दूंगा, जजमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा असेसिंग ऑफिसर को, असेसिंग ऑफिसर उस जजमेंट को बेस करके मेरा टैक्स लायबिलिटी निकाल देगा। बात क्लियर? बात क्लियर। तो हाईकोर्ट सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही सुनता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही जजमेंट देता है, वो आपका असेसमेंट नहीं करता। बात क्लियर? बोलने की बात नहीं है कि यही का यही प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट की हियरिंग में पहली हियरिंग में यही डिसाइड होगा व्हाट इज द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और उसी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम किया जाता है और उसी पे डिबेट होता है। बात क्लियर? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप सब कुछ लेकर आइए, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात नहीं है, फैक्ट भी ला सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी ला सकते हो, एक्सेट्रा बात कर सकते हो, लेकिन हाईकोर्ट सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ही सुनेगा। सेम विद द सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़े। तो ये चारों के आपको कुछ और बातें क्लियर हो गई कि कौन सा मामला कैसे मूव करेगा, कितने जजेस बैठेंगे, ये सब भी आपको क्लियर हो गया। एक दो बातें और करें। मैंने आपको ये बताया कि अपील एसएससी भी कर सकता है, डिपार्टमेंट भी कर सकता है, बताया ना अभी आपको। एसएससी तो देखो रोवणिया ही बहुत रोता है, एक एक मिनट में रोता है, ऐसे आंसू बहते ही रहते हैं, मेरे साथ क्या हुआ मालूम, दिन भर रोते रहेगा, दिन भर रोते रहेगा। 1 लाख का भी घपला हो गया मालूम, मेरा 1 लाख रुपया क्या बताए कैसे बताए, वो रोएगा। उसका रोने का काम है, रोवणिया है। लेकिन डिपार्टमेंट थोड़ा बड़ा दिल का है, वो थोड़ा कम रोता है। वो बोलता है यदि 50 लाख तक की टैक्स लायबिलिटी तक का रोना है तो मैं सौजन चाहता हूं, मैं ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाऊंगा। 1 करोड़ तक का रोना है, 1 करोड़ तक की टैक्स लायबिलिटी का तकलीफ है, डिबेट डिस्प्यूट 1 करोड़ तक की टैक्स लायबिलिटी का है, तो मैं सौजन चाहता हूं, मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। और जब तक 2 करोड़ से ऊपर का टैक्स लायबिलिटी का मामला नहीं आएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाऊंगा। तो डिपार्टमेंट थोड़ा बड़ा दिल रखता है, उसको पता है कि ज्यादा मैटर अपील में नहीं लेके जाने का है। तो यदि कोई डिबेट 10-20 लाख का ही है तो वो कमिश्नर अपील जो बोल दे और फाइनल मान लेगा डिपार्टमेंट। 50 लाख से ऊपर का जब तक टैक्स लायबिलिटी का मामला नहीं आ जाता तब तक वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाता। 1 करोड़ से जब तक ऊपर की टैक्स लायबिलिटी का मामला नहीं आता वो हाईकोर्ट के पास नहीं जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर की टैक्स लायबिलिटी का जब तक मामला नहीं आता वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। ये बात क्लियर रहेगी। ये बात मैं आपको नोट्स में सब दिखा दूंगा। ये बात क्लियर है कि एसएससी बहुत रोवणिया है। वो तो 2 लाख का भी ऊपर मामला हो तो ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा, माए बाप सुनिए ना, मेरा 2 लाख बेसी बढ़ा दिया टैक्स। वो तो 5 लाख का मामला हुआ तो हाईकोर्ट के पास चला जाएगा, और हाईकोर्ट को बेचारे को सुनना पड़ता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो भी। लेकिन डिपार्टमेंट अपनी हैसियत जानता है और डिपार्टमेंट बड़ा दिल रखता है, इतने रुपए तक वो नहीं चाहेगा। ये सीबीडीटी का सर्कुलर है और सीबीडीटी का सर्कुलर सबको मानना पड़ता है। तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ राइमिंग है, याद भी रहेगा। चल बात करें। एक और मामला है जो एग्जाम में बहुत पूछता है, उसका मामला का नाम है रिमांडिंग। अच्छा 1 मिनट पहले ये यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि कल जब रिवाइंड करें तो सब इजी लगे। नो अपील बाय डिपार्टमेंट इफ टैक्स लायबिलिटी अप टू 50 लाख टू ट्रिब्यूनल नहीं जाएगा, अप टू 1 CR टू हाई कोर्ट, अप टू 2 CR टू नो अपील। नो अपील। अच्छा
एक नया कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहा हूं, अगले 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 कॉन्सेप्ट से। उसका नाम है रिमांडिंग। रिमांड मतलब केस बैक टू असेसिंग ऑफिसर। मतलब एपिलेट अथॉरिटी तो लग रहा है कि असेसमेंट गलत हुआ है। एपिलेट अथॉरिटी तो लग रहा है कि असेसमेंट गलत हुआ है, तो वो क्या असेसिंग ऑफिसर तो बोल सकता है इधर आ, ये क्या पास किया है, बुद्धि नहीं क्या तेरी तो, हाँ कौन पास कौन किया तेरी तो, हाँ तेरी नौकरी खा जाऊंगा, सबसे ऑर्डर ढंग से ऑर्डर पास किया था, कुछ भी पास कर देता तो चल ले जा वापस से ऑर्डर पास करके ला। और सुन इस बात का ध्यान रखना, क्या एपिलेट अथॉरिटी ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है? तो आंसर इज फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी यानी जॉइंट कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील कैन नॉट रिमांड, बट ट्रिब्यूनल कैन डू रिमांडिंग। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे भी जजमेंट नहीं देते, वो लोग तो ऐसे भी असेसमेंट नहीं करते, वो तो हर हाल में अपना लॉ सुनाने के बाद मामला तो असेसिंग ऑफिसर को ही देंगे। तो हु कैन डू रिमांडिंग एंड हु कैन नॉट डू रिमांडिंग? तो भैया कमिश्नर अपील, जॉइंट कमिश्नर अपील कैन नॉट डू रिमांडिंग, आईटीएटी कैन डू रिमांडिंग। सीधी सी बात है भाई, देख जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर अपील पैरेलल अथॉरिटी है। तो डेप्यूटी कमिश्नर ने तो गलत ऑर्डर पास किया है, तो ऑब्वियसली सीनियर इसको ठीक करेगा। तो जॉइंट कमिश्नर अपील कौन सा आसमान से उतर के आया, वो भी तो डिपार्टमेंट का ही बंदा है। ये चैम्बर कमिश्नर अपील का, ये चैम्बर कमिश्नर का, दोनों एक ही तो फ्लोर में बैठ के काम कर रहे हैं। तो बोलेगा मैं करूंगा ऐसा, अच्छा तू कर दे, तू कौन सा आसमान से उतर के आया, मेरे बराबर का ही तो बंदा है तू। दैट इज वाई जॉइंट कमिश्नर अपील एंड कमिश्नर अपील, दे टू कैन नॉट डू रिमांडिंग। इफ दे फील द ऑर्डर इज रॉन्ग, दे कैन नॉट गिव डायरेक्शन, दे विल हैव टू डू असेसमेंट देमसेल्फ। क्या गलत है समझिए, क्या करना है आप खुद करिए, यू कैन नॉट डू रिमांडिंग। लेकिन आईटीएटी एक न्यायालय है, प्रॉपर न्यायालय, उनकी टाइम बचाना सबका काम है। तो उनको लगे कि असेसमेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो वो डायरेक्शन देंगे कि भाई साहब इन सब बातों का ध्यान रखते हुए फिर से असेसमेंट करते लाइए। तो कमिश्नर आईटीएटी कैन डू रिमांडिंग। और हाईकोर्ट बोलेगा मैं तो ऐसे भी असेसमेंट नहीं करता भाई, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुनूंगा, उसी पे जजमेंट दूंगा, असेसमेंट इज नॉट माई वर्क। बात क्लियर? बातें तक क्लियर। तो जॉइंट कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील कैन नॉट डू रिमांडिंग, बट आईटीएटी कैन डू रिमांडिंग। और मुझे लगता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, दे डू रिमांडिंग। वो तो रिमांडिंग ही करते और करते क्या है, वो तो हाल ही क्वेश्चन ऑफ लॉ जज करेंगे, उसके बाद मामला वापस भेज देंगे। लेकिन कोई पूछे पड़ जाए नहीं ऐसे मत बोला, ऐसे बोलना, रिमांडिंग करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे मत बोला, ऐसे मत बोल, बताना रिमांडिंग करेगा कि नहीं करेगा, तो आप बोल देना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन डू रिमांडिंग, वन पर्सन कैन नॉट डू रिमांडिंग, फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी। ठीक है, छोटी छोटी बातें, बिखरा बिखरा नॉलेज, लेकिन जब आप स्टडी मैट से पलटेंगे तो सब आपको सीक्वेंशियली नजर आएगा, लेकिन वो इतना ज्यादा सीक्वेंसिंग हो जाएगा कि बोर लगेगा और कंपैरेटिव स्टडी नहीं होगी। यहाँ पे आपका कंपैरेटिव चार्ट बनते जा रहा है कि कमिश्नर अपील क्या करेगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। एक बात और उठती है, वो एग्जाम में बहुत पूछती है, पता नहीं क्यों उनको बहुत मजा आता है बात पूछने में, बता बता इसका क्या होगा। अच्छा तो वो पता है, बता बता इसका क्या होगा, उसका नाम है न्यू एविडेंस। न्यू एविडेंस नहीं, नाम रखते हैं एडिशनल एविडेंस। कब तक छुपाए रखा, सोला दबाए रखा,
राज तुमने अब खोला है। ये क्या है? ये है कि देखो भाई साहब, असेसमेंट जब होता है तो आपको पता है स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। स्क्रूटनी असेसमेंट में आपको 143(3) में बुलाया जाता है कि आइए बताइए। 144 में भी आपको एक शो कॉज नोटिस दी जाती है, आइए बताइए। 147 में भी आपको नोटिस दी जाती है, आइए बताइए। तो जब आपको बार बार बुलाया जाता है बताने के लिए, तो आपके पास एक तीनों ही ऑर्डर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद ही पास होते हैं। तीनों ही ऑर्डर का कॉम्बाइंड फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा बिफोर पासिंग द ऑर्डर। तो ऑब्वियसली आपको पूछ के, सुन के, पूरी सुनवाई करने के बाद ऑर्डर पास हुआ था। आपको जो एविडेंस देना चाहिए था, आपको यहाँ पे अपना दे देना चाहिए था अपने पेपर में। ये सर मेरे पास जो भी सबूत आपको दे देना चाहिए था। आपने यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं दिया, और जब मामला अपील में पहुंचा तो अपील में आप वो एविडेंस लेके आ रहे हो जिसको हम लोग नाम बोलते हैं एडिशनल एविडेंस। तो डिपार्टमेंट बोलेगा राज ये तुमने अब खोला है। हाँ, क्यों? इसके पहले क्यों नहीं बोला ये बात? अब तक छुपाए रखा, 16 दबाए रखा, क्यों रे? इतना दिन क्यों नहीं बताया? तेरे से तो पूछा ना, तेरे से तो पूछते ऑर्डर पास हुआ था, तो वहां पे क्यों नहीं बोला, यहां पे क्यों बोल रहा है? तो जब आप एडिशनल एविडेंस लेके आएंगे तो पहली बात, एडिशनल एविडेंस, पहली बात एकदम साफ साफ सुन लो, पहली बात, कोई एडिशनल एविडेंस नहीं सुना जाएगा। एकदम सिंपल सी बात, जो बोलना है वहां पे बोलना था, वहां पे नहीं बोला, अब बोल रहा है। इतना दिन क्या कर रहा था? तो नो एडिशनल एविडेंस शैल बी हर्ड, फर्स्ट फंडामेंटल बात। लेकिन तुम तो ये बोल ही सकता है ना, सर सुनिए ना, एक मिनट सर सुनिए ना, मेरे को बुलाया ही नहीं गया था, एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया। ओ, तब तो तेरी कोई गलती नहीं है, तब तुम ला क्या लेके आता है एविडेंस। पहला, सर मैं लेके गया था, आई हैव नॉट बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू हर्ट। दो बात। तीसरी बात, सर सुनिए ना, ये एविडेंस उस समय मेरे पास था ही नहीं, अभी आया है। तो तीन सिचुएशन जिसमें तीनों में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी कि उस समय एविडेंस क्यों नहीं पुट ऑन हुआ। सब मेरे को बुलाया ही नहीं गया, एक्स पार्टी, सब मैं गया था, सुनना ही नहीं गया। तीसरा, उस समय था ही नहीं मेरे पास, कहां से लेके आता। इन तीन सिचुएशन में आपके एडिशनल एविडेंस कंसिडर किए जाएंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर डूइंग सो। आप समझ रहे हो? एपिलेट अथॉरिटी के ऊपर कितना चाप है एडिशनल एविडेंस सुनने के लिए। तो पहले में बोलेगा ना 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 ना, ये तो आपने पहले नहीं दिया था ना, नहीं नहीं, ये नहीं सुनूंगा। तो आपको ये तीन में से एक चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि सर एक्स पार्टी, मैं तो सुना ही नहीं दिया, मेरे को बुलाया ही नहीं गया। दूसरा, सर मैं लेके गया था, मैं तो पुट ऑन करने नहीं दिया। अभी तो बहुत डिफिकल्ट है यार, हाउ शैल यू प्रूव इट? कैसे बताऊं उस दिन क्या हुआ था? तो ये है बड़ा डिफिकल्ट। लेकिन लॉ बोलता है कि सिर्फ इन्हीं तीन ग्राउंड पे एडिशनल एविडेंस सुना जाएगा, नहीं तो सुना ही नहीं जाएगा। और एडिशनल एविडेंस सुना जा रहा है, इसलिए पीछे रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा एपिलेट अथॉरिटी को कि तू काय को सुन रहा है वो सब बकवास, काय को सुन रहा है। तो ही विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजन ईदर ऑफ द थ्री। ये एविडेंस उसके पास था नहीं, ये एविडेंस उस समय उसने दिया था, कंसिडर नहीं किया गया, उसको एक्स पार्टी असेसमेंट मार दिया गया, उसको बुलाया ही नहीं गया। एपिलेट अथॉरिटी क्या ये लिखेगा उसको बुलाया नहीं गया? बहुत कम चांस है, लेकिन ठीक है, लॉ यही बोलता है। और आपका एग्जाम इस क्वेश्चन को चिल्ला चिल्ला के पूछता है, बता बता एडिशनल एविडेंस सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अरे बाप नहीं सुनेगा, बात यहां से, मेरे को पता नहीं सुनेगा। लेकिन आपका इंस्टीट्यूट आप लोग से क्वेश्चन पकड़ पकड़ के पूछता है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी भी हो रहा है। और तुम्हें मजे की बात बताऊं, जीएसटी में भी सेम प्रोविजन और सेम आंसर, और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एडिशनल एविडेंस की बात मैंने आपको बता दी कि कोई भी अपीलेट अथॉरिटी हो वो एडिशनल एविडेंस नहीं सुनेगा। सुनेगा तो इन्हीं तीन रीजंस में सुनेगा। आपके एग्जाम्स में कमिश्नर अपील और आईटी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बात क्लियर?
अरे एविडेंस किस लिए चाहिए होता है? एविडेंस चाहिए होता है फैक्ट को प्रूव करने। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो फैक्ट ऐसे नहीं सुनते, और वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे तुम जो भी सबूत लेते आना चाहता है ले आते हो, हमें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जज करना है, और क्वेश्चन ऑफ लॉ तो सब्सटेंशियल है ही, मतलब लॉ में कोई लूपहोल है, अरे लॉ ही उसमें क्लियर नहीं है तभी तो मैटर उठा ना, तो पूरे कंट्री को वो लॉ क्लियर हो जाएगा। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कोई चाप नहीं है, लेकिन ये दोनों अथॉरिटी कमिश्नर अपील एंड ITAT ये एडिशनल एविडेंस सिर्फ 3 ग्राउंड पे सुनेगी। तीनों ग्राउंड दिमाग में बैठा था, सर मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard ही नहीं दिया गया। दूसरा, सर मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard दिया गया था, मैं लेके गया था एविडेंस, मेरा एविडेंस कंसिडर नहीं किया, मेरी एविडेंस को सुनाई नहीं। तीसरी बात, सर वो मेरे पास वो एविडेंस उस समय था ही नहीं, अभी आया। ठीक है, ओके। उससे पहले मेरा सर्च हो गया था, सर्च में मेरा सारा पेपर सीज हो गया था, तो सारा पेपर मेरा उठा के ले गए थे, मेरे पास वो एविडेंस उस समय था ही नहीं, बाद में मेरे पास पेपर आया तो मैं आपके पास ले आया। अब एक और, अच्छा सारी बातें क्लियर ना? सारी बातें क्लियर। अब आ रहा है एक और नई बात, अच्छी नई बात, अच्छी बात। क्या मुद्दे की बात बताओ ना सर, अपील करने के पहले पैसा जमा करना पड़ेगा? जैसे मैंने अपना रिटर्न में दिखाया है कि मेरी टैक्स लायबिलिटी है 2 करोड़, अपील पास हुई है कि नहीं, और सॉरी असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है कि ना रे तेरी टैक्स लायबिलिटी 5 करोड़। अब मैं अपील में जाना चाहता हूं, तो क्या सर मेरे को 3 करोड़ जमा करना पड़ेगा? बहुत बड़ी बात हो गई। 3 करोड़ का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल, 3 करोड़ का सवाल है। बताइए कि क्या इस बंदे को अपील करने के पहले क्या ये सारे पैसे जमा करने पड़ेंगे क्या? तो भाई साहब, एक पावर है, असेसिंग ऑफिसर के पास ही पावर है, उसका नाम है स्टे अगेंस्ट रिकवरी। जैसे असेसमेंट ऑर्डर पास होता है ना, तो रिकवरी ऑफिसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑर्डर पास, पैसा दे 30 दिन के अंदर, नहीं तो हम लोग आ रहे हैं, पैसा दे नहीं तो 30 दिन के अंदर हम लोग आ रहे हैं। ये मुस्टंडे जो रिकवरी ऑफिसर है ना, ये तुम्हारे घर में 30 दिन के अंदर कभी भी पहुंच, 30 दिन के बाद कभी भी पहुंच। तो आप तो जा रहे हो अपील में, तो आप अपील में जाओगे तो 3 करोड़ तो और देने का सवाल ही नहीं उठता। इतना पैसा होता तो अपील में चाहे जाते, तो अपील तो हम कर रहे हैं, तो हमारा वो पैसा तो हम देंगे नहीं, और वो उधर 30 दिन के बाद एक्टिवेट होते हैं, मेरे पास आ जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि कमिश्नर अपील एंड जॉइंट कमिश्नर अपील ये दोनों भी एक तरह के असेसिंग ऑफिसर ही है, एक तरह के, दे आर नॉट असेसिंग ऑफिसर, लेकिन जो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है वो उनके पास भी पावर, डिपार्टमेंट ही तो बंदे हैं। तो वट एवर पावर इज विद द असेसिंग ऑफिसर, दैट इज ऑल्सो लाइन विद द जॉइंट कमिश्नर अपील एंड कमिश्नर अपील। तो जॉइंट कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील भी स्टे अगेंस्ट रिकवरी दे सकते हैं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो स्टे अगेंस्ट रिकवरी दे सकते, नो रिकवरी टिल माई ऑर्डर। ट्रिब्यूनल के पास स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल पावर है। मैं दोबारा बोलूं, जॉइंट कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील ये तो असेसिंग ऑफिसर का पावर कैरी करते हैं, they have the implied all the powers of the assessing officer. लेकिन ITAT is not assessing officer, that is a न्यायालय, and they have been specially given this power कि आप भी स्टे दे सकते, यानी दोनों ही स्टे दे सकते हैं। स्टे देने के पहले ट्रिब्यूनल आपसे 20% टैक्स रिकवर करेगा, प्री डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट माने। There is a difference between pre-deposit and deposit. Pre-deposit मतलब अपील के पहले डिपॉजिट करो, यहाँ पे तो मैंने अपील कर दी है, अपील के साथ साथ मैंने स्टे एप्लीकेशन भी डाल दिया। स्टे एप्लीकेशन में हियरिंग के बाद उन्होंने स्टे दे दिया, लेकिन जब वो स्टे देंगे तो आपको बोलेंगे एटलीस्ट 20% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट जमा दीजिए। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? जीएसटी में प्री डिपॉजिट है, इनकम टैक्स में प्री डिपॉजिट, लेकिन इनकम टैक्स में भी 20% डिपॉजिट करना पड़ता है। अच्छा, ट्रिब्यूनल में भी वहां पे 20% प्री डिपॉजिट करना पड़ता है। वहां पे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के लिए 10% प्री डिपॉजिट है और ट्रिब्यूनल के लिए 20% प्री डिपॉजिट है।
हमारा इनकम टैक्स बोलता है ट्रिब्यूनल यदि आपको स्टे देगा तो वो आपसे 20% डिपॉजिट मांगेगा, मतलब वो आपकी हियरिंग सुन रहा है, स्टे दिया और बोला कि आप पहले 20% डिपॉजिट कर दीजिए, और ये स्टे जो मिलेगा ना वो मैक्सिमम 180 डेज के लिए मिलेगा। 180 डेज के बाद ये ऑटो वेकेट हो जाएगा। ऑटो वेकेट मतलब 180 डेज एक्सपायर और रिकवरी ऑफिसर आपके घर पे आए, फटाक, भैया पैसा दे, मतलब 30 बात का पैसा, मेरा मामला सब्सिडीज है, बोला सब्सिडीज है तो क्या हुआ, पैसा दे, बोला मेरे पास स्टे है, बोला स्टे का तेरा 180 दिन हो गया, तेरा स्टे खत्म, ला पैसा दे। तो 180 डेज के बाद वो स्टे ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। लेकिन ये जो अथॉरिटी ना ट्रिब्यूनल, ये 180 डेज को एक्सटेंड कर सकती है टू द मैक्सिमम ऑफ, और बढ़ा सकती है मैक्सिमम 365 डेज। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल इसको 365 डेज तक बढ़ा सकती है। इट कैन बी इंक्रीज अप टू 365 डेज, लेकिन ओरिजिनली ये 180 डेज तक ही रहेगा। ठीक, क्या स्टे चाहिए तो डिपॉजिट करना पड़ेगा 20%। ये प्री डिपॉजिट ऑफ अपील नहीं है। प्री डिपॉजिट जो जीएसटी में आपने पढ़ा है या पढ़ोगे, उसमें होता है अपील करने के पहले इतना पैसा जमा करो। इसमें अपील करने के पहले कोई पैसा नहीं जमा करना। अपील के साथ स्टे में जाओगे, स्टे ऑर्डर पास हो जाएगा, स्टे ऑर्डर पास हो जाएगा तब आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा कि मेरा स्टे ऑर्डर हो गया लेकिन मैं 20% जमा करूँ, फिक्स 20% देना ही पड़ेगा। बात क्लियर? तो भैया देखो यार, मजाक मजाक में कितनी बातें कर ली है यार। हाँ यार, बोला था कि थोड़ा सा समझी दिल से दिल तक बताएंगे, यहाँ तो दिल से दिल तक की जगह इतना कितना बड़ा दिल है सर आपका और हमारा, जो बातें खत्म ही नहीं कर रहे हो आप। अच्छा, इतना भी नहीं पढ़ा दिया जितना तुम चाहते रहे। ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। ये नॉर्मली फर्स्ट अपीलेट भी हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मली सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। अरे सर सेकंड तो समझ में आया, फर्स्ट है बोले भाई, बोला ना कमिश्नर का यदि कोई ऑर्डर हुआ तो ये तो आईटीआईटी सुनेगा ना, तो पहली बार आईटीआईटी के पास ही जाएगा। कमिश्नर का ऑर्डर हुआ या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, नाम सुना है? इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ाया था कि फॉरेन कंपनी का ऑर्डर पास करने के पहले डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास ड्राफ्ट ऑर्डर जाएगा, ऑब्जेक्शन जाएगा, याद आया ना? तो डीआरपी। और कोई रिविजनरी ऑर्डर पास हुआ, रिवीजन की अथॉरिटी होती है कमिश्नर। तो ये सारे ऑर्डर के लिए ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, और किसी ऑर्डर के लिए सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। दैट मींस एनी ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर, उसके लिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। और कोई भी ऑर्डर जॉइंट कमिश्नर अपील या कमिश्नर अपील पास करे तो उसके लिए ये सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है। बात समझ में आ गई? हाई कोर्ट तो भैया अलग ही है और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग ही है। यहाँ पे अपील करने की टाइम लिमिट 30 दिन, यहाँ पे 60 दिन, यहाँ पे 120 दिन, यहाँ पे 90 दिन। डिले कैन बी कंट्रोल्ड। ऑन सफिशिएंट grounds। ये बात सब है। टाइम लिमिट, यहाँ पे फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे कोर्ट फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे कोर्ट फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे जितना हमारे इनकम टैक्स लॉ में बोला हुआ उतनी फीस देनी पड़ती है। हाँ, यहाँ पे नॉर्मली फीस 1000 रुपया ही है। यहाँ पे नॉर्मली फीस 1% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट, मैक्सिमम 10,000। यहाँ पे जो कोर्ट फीस है, इतना आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपील किया तो सामने वाला अपना अपील फाइल करेगा, क्रॉस ऑब्जेक्शंस, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे विच ऑर्डर, तो एनी ऑर्डर,
चाहे वो असेसमेंट ऑर्डर हो, पेनल्टी ऑर्डर हो, या टीडीएस टीसीएस से कोई ऑर्डर हो, ये सब ऑर्डर। यहाँ पे जेसी का ऑर्डर, कमिश्नर अपील का ऑर्डर, रिवीजन का ऑर्डर और कोई कोई असेसमेंट ऑर्डर, ये सब ऑर्डर सुनते हैं। यहाँ पे ऑर्डर इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। फाइनल अथॉरिटी, ये फैक्ट के रिगार्ड में फाइनल अथॉरिटी है, ये लॉ के रिगार्ड में फाइनल अथॉरिटी है। मैटर ऑफ फैक्ट हुआ तो जो ट्रिब्यूनल बोल दिया फाइनल, मैटर ऑफ लॉ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया फाइनल। ओके, रिमांडिंग, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है, इसमें क्या बोले, कर सकता, ठीक है। एडिशनल एविडेंस नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा एक्सेप्ट 3 सिचुएशन को छोड़ दो तो एडिशनल एविडेंस नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। इसमें ये बात ही नहीं आती क्योंकि असेसमेंट करता ही नहीं है। पास असेसमेंट ऑर्डर, ये पास करता है, ये पास करता है, ये दोनों पास नहीं करते क्योंकि ये दोनों असेसमेंट ऑर्डर पास ही नहीं करते। स्टे ऑर्डर, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो उसके पहले ट्रिब्यूनल ने जितना टैक्स बोल दिया उतना जमा करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं है, ट्रिब्यूनल ने जो बोल दिया वो टैक्स जमा देना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ लॉ हम सुनेंगे, बाद में जजमेंट लेंगे, लेकिन टैक्स पहले जमा करना पड़ेगा। लेकिन स्टे ऑर्डर ये दोनों नहीं देते, ये दे सकता है मैक्सिमम 180 डेज, फिर वो 365 डेज तक बढ़ जाता है अप टू। अरे क्या रे, पढ़ा दिया क्या, कंप्लीट कर दिया क्या? हाँ, दिल से दिल तक कंप्लीट, यस कंप्लीट। देख लो भाई, अब ऐसा कोई कंपैरेटिव चार्ट आपको बनाने का मन कर रहा है तो मैं ये चाहूंगा कि आराम से वेट, आप चाहो तो कॉपी मार लो, मेरे को कोई चाप नहीं, मैं 2 मिनट बैठा रहूंगा। मेरे तो क्या करना, अपना वीडियो पॉज करना, अपना मोबाइल ऑन करना है, हमारा तो धंधा चलता ही रहेगा। लेकिन आपको ये चार्ट और ज्यादा मजा आएगा जब आप किताब से पूरा लॉ पढ़ लेंगे, लेकिन 90% चांस है कि ये चार्ट यही रह जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काफी अच्छा डिस्कशन है, काफी अच्छा डिस्कशन है, ठीक है। तो मैं आपको 30-40 नहीं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, आप आराम से डिसाइड कर लो, और ये अच्छा ले तो आप अपना कॉपी करो, वीडियो में पॉज कर देगा। तो आज हमने ये पूरा चैप्टर 1 बाय 1 पूरा दिल से दिल तक पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा टर्न आएगा इस मैथ को एक एक करके पलटने का, जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा मैथ ही पलटेंगे और पूरे टॉपिक को मैथ से पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट क्लास मैथ से पलटेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैथ में यदि तुम चाहते हो ना कि मुझे बोरिंग न लगे, तो मैं आपको 2-3 काम बताता हूँ। पहला, आप जो आज की क्लास में पढ़ो ना, उसको मान लीजिए ये मेरा फाइनल लेवल ऑफ नॉलेज है। आप ऐसे समझिए कि सर ने यहीं तक पढ़ाया और सर ने ऐसे बोल दिया इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, आंखें बड़ी कर करके सर ने बोल दिया, तो आपने इस बात को मान लिया कि हमें तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट। आप इसको पूरा पढ़ लिए, पूरा पढ़ लिए। अब आप स्टडी मैथ सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार ये जो सर ने बोला ना, वो अपनी भाषा में बोला, इन फॉर्मल लैंग्वेज, एंड आई नीड टू राइट इन अ फॉर्मल मैनर। तो एक बार मुझे मैथ पलटना पड़ेगा कि फॉर्मली इसको कैसे दें, और एक बार
यू नो कोई टीचर कितनी भी बड़ी बड़ी आंखें करके बोल दे कि इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, एक अच्छे स्टूडेंट्स को हमेशा अपने इंस्टीट्यूट के मैट को पलट ही देना चाहिए। तो अपने उस सेंस में कल अपना मैट पलटेंगे। अच्छा, आपके इंस्टीट्यूट का मैट क्यों नहीं पलटेंगे? क्योंकि वो हमारे जितने ल्यूसिड फॉर्मेट में नहीं बनाया हुआ। हमारे मैट में क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाया हुआ है। हु कैन मेक अ पी, विद इन व्हाट टाइम, कैन द डिले बी कंडोन, विच फॉर्म, हाउ मच फीस इज टू बी पेड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन चलते हैं और राइट हैंड साइड में उसका आंसर चलता है। तो वही चीज जो आपके इंस्टीट्यूट के मैट ने दिया ना, वही की वही चीज हम दे रहे हैं, लेकिन वो पैरावाइज दे रहे हैं। हाउ मच फीस, विद इन व्हाट टाइम नीड टू बी पेड, विच फॉर्म। तो एक पढ़ने में थोड़ा सा रिदम अच्छा लगता है। दैट इज वाई वी आर प्रेफरिंग कि आप ये चीज हमारे मैट से पढ़ें।